नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान को अब रक्षित मार्शल आर्ट मास्टर मान लिया था। आहान ने रक्षित की पुरानी चोट भी ठीक कर दी थी। इससे रक्षित आहान से बहुत प्रभावित हो गया था। रक्षित बहुत खुश था कि अब वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकता है, साथ ही अपने एनर्जी का उपयोग भी बहुत अच्छे से कर सकता है। रक्षित आहान को अब मास्टर आहान बुलाने लगा था। रक्षित कहता है, मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। आपको जब कभी मेरी जरूरत पड़े मैं आपके एक फोन कॉल पर हूँ। आहान रक्षित को एनर्जी ट्रांसफर करते समय जान गया था कि रक्षित और ब्लैक निंजा के बीच में कुछ तो हुआ है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान के गुरु ग्रैंड मास्टर नारायण ने उसे समझाया था कि ब्लैक निंजा को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। मार्शल आर्ट की ब्लैक निंजा स्कोर तकनीक में मास्टर्स होते हैं। नारायण ने आहान को हमेशा समझाया था कि ब्लैक निंजा बहुत पावरफुल थे। उनसे लड़ते वक्त अपने आप को उनसे ज्यादा पावरफुल समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। नारायण ने आहान को ब्लैक निंजा से बचकर रहने के लिए कहा था। आहान ने नारायण की इस बात की गांठ बांध दी थी, पर आज उसे रक्षित मिला तो ब्लैक निंजा से लड़ाई की थी। क्या आपका सामना कभी किसी ब्लैक निंजा से हुआ है? आहान ने पूछा। हाँ, मेरा ब्लैक निंजा से सामना हुआ है। मेरी डंटेन में जो चोट है वो उन्हीं की वजह से है, रक्षित ने कहा। और अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप उस लड़ाई के बारे में और बता सकते हैं? आहान ने पूछा। आहान ब्लैक निंजा के बारे में जानना चाहता था। बिल्कुल बता सकता हूँ, रक्षित ने कहा। वार एलायंस अपने किसी भी मिशन के बारे में आम आदमी को नहीं बता सकता था, पर आहान अलग था। आहान नारायण का आखिरी स्टूडेंट था, इसलिए उनका उत्तराधिकारी भी था। वार एलायंस उसे कुछ भी बता सकता था। 5 साल पहले वार एलायंस हेडक्वार्टर में इंफॉर्मेशन आई थी कि ब्लैक निंजा मनाली में आ गए हैं। वो वहां पर मनाली के मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को मारने आए हैं। उस वक्त हमें आर्डर्स थे कि हम किसी भी तरह प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करें। इतना ही नहीं, इसके साथ हमें यह भी ढूंढना था कि वो लोग कौन थे जो बहरूपिया बनकर मनाली में रह रहे थे और सारी इंफॉर्मेशन ब्लैक निंजा ग्रुप को दे रहे थे। रक्षित ने पुराने यादों को याद करते हुए एक गहरी सांस ली। वो लोग पहले से प्रेसिडेंट पर नजर रखे हुए थे? आहान ने पूछा। हाँ, पर हमारे पास ऑर्डर्स इतने हड़बड़ी में आए थे कि हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए हमारा सारा ध्यान प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने में लग गया। इस मिशन के लिए वार एलायंस ने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया था, जिसमें से एक मैं भी था, रक्षित ने प्राउडली कहा। ऑर्डर्स मिलने के बाद हम 24 घंटे प्रेसिडेंट के साथ ही रहते थे। हमारी टीम में उन्हें प्रोटेक्ट करने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। हमारे हिसाब से उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता था। इसके अलावा आसासिन को पकड़ने का भी बहुत सॉलिड प्लान था, रक्षित ने कहा। तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं हुआ? आहान ने पूछा। हमने कुछ बातें मिसकैलकुलेट कर ली। प्रेसिडेंट एक मीटिंग के लिए एक 5 स्टार होटल गए थे। हम उनके साथ ही थे। वहां पर बहुत सारे लोग थे और ऐसे में प्रेसिडेंट पर हमला होना बहुत आसान था। इसलिए स्टेज 2 वाले मार्शल आर्ट फाइटर हमारे उनके साथ थे और स्टेज 2 लेवल वाले मार्शल फाइटर राउंड पर थे, रक्षित ने कहा। इतनी प्रोटेक्शन के बाद भी
आहान कंफ्यूज हो गया। दरअसल हमने प्रेसिडेंट को बाहर वालों से प्रोटेक्ट किया हुआ था, पर फैमिली मेंबर पर हमारा शक गया ही नहीं, पर उन्हें मारने वाला उनका भतीजा ही निकला। प्रेसिडेंट की मौत तो नहीं हुई, पर वो कोमा में चले गए। रक्षित ने कहा, तो क्या उनका भतीजा ही ब्लैक निंजा ग्रुप को इंफॉर्मेशन दे रहा था? आहान ने पूछा। हाँ, उनका भतीजा खुद एक ब्लैक निंजा था। प्रेसिडेंट पर अटैक करने के बाद वो कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। मैं उसके पीछे गया, तब वो मुझे होटल के एक कमरे में मिला। मेरा सामना ब्लैक निंजा से पहली बार वही हुआ था। मैंने उससे बहुत देर तक लड़ाई की थी, पर हम उसे हराना नहीं जानते थे। उनका हर वार बहुत खतरनाक होता था। उस दिन वो भागने की जल्दी में था, इसलिए आज मैं जिंदा हूँ। उसी दिन मेरे डंटेन में चोट लगी थी। रक्षित ने कहा, ब्लैक निंजा की तकनीक हम मार्शल आर्टिस्टों से कितना अलग और कैसी होती है? आहान ने पूछा। बहुत अलग होती है। वो हमेशा अपने साथ तलवार रखते हैं। वो कोई भी मूव अपने आप को डिफेंस करने के लिए नहीं करते, बल्कि सामने वाले की जान लेने के लिए करते हैं। रक्षित ने समझाया। कुछ देर के लिए रूम में बिल्कुल शांति थी। मास्टर आहान, अब आप मनाली में हैं तो बचकर रहना। अगर ब्लैक निंजा ग्रुप को पता चल गया कि आप कौन हो और इस वक्त यहाँ हो, तो आपको मारने जरूर आएंगे। रक्षित ने कहा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आहान ने कंफ्यूज होते हुए कहा। उसने कभी किसी ब्लैक निंजा ग्रुप के मेंबर को चोट नहीं पहुंचाई थी, फिर वो उनसे मारने भला क्यों आएंगे? मार्शल आर्ट अलायंस और ब्लैक निंजा ग्रुप में डिफरेंस का कारण ग्रैंड मास्टर नारायण है। रक्षित ने कहा। क्या? आहान हैरान था। हाँ, ग्रैंड मास्टर नारायण बहुत पावरफुल थे। ब्लैक निंजा ग्रुप को उनसे खतरा था, इसलिए उनके हेड ने ग्रैंड मास्टर नारायण को मारने के आर्डर दिए थे। जो लोग उन्हें मारने आए थे, उनमें से कोई भी वापस जिंदा नहीं गया था। तब से ही दोनों के बीच टक्कर रहती है। फिर ग्रैंड मास्टर दुनियादारी से दूर हो गए। अब ग्रैंड मास्टर के आखिरी स्टूडेंट और उत्तराधिकारी आप हैं, इसलिए आपको बचकर रहने की जरूरत है। हो सकता है वो लोग आपसे बदला ले। रक्षित ने कहा। मैं ध्यान रखूंगा। आहान ने बहुत सीरियसली एक्सप्रेशन के साथ कहा। नारायण ने उसे इस बारे में कभी नहीं बताया था। आहान में बहुत ताकत थी, पर फिर भी उसने सामने वाले को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया था। रक्षित की बातों से सच जानने के बाद ब्लैक निंजास आहान पर अटैक कर सकते थे, इसलिए आहान ने सेफ रहना जरूरी समझा, क्योंकि उनका सामना ऐसे लोगों से होने वाला था जो बहुत फुर्तीले थे और कहां से आ जाए कोई नहीं जानता था। अब मैं चलता हूँ। मास्टर आहान, अतुल अंकल, अगर आपको कभी मेरी जरूरत हो तो आप बिना हिचके मुझे बुला सकते हैं। रक्षित ने कहा और वहां से चला गया। अब रूम में आहान, अतुल और देवांश बचे थे। आहान, तुम्हें अगर कभी भी इसकी जरूरत पड़े तो तुम इसे बुला सकते हो, अतुल ने कहा। अतुल नहीं जानता था कि वो लोग मनाली में कितने दिनों के लिए हैं। अगर रक्षित उनके और आहान के साथ होगा तो सुकून रहेगा। अतुल, तुम इससे मिले कैसे? आहान ने पूछा। अतुल हमेशा गैंगटॉक में रहा था। रक्षित वार एलायंस का मेंबर था, इसलिए मनाली में था। आहान जानना चाहता था कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई और इनमें इतना अच्छा रिलेशन कैसे बन गया। करीब 10 साल पहले यह अपने परिवार के साथ गैंगटॉक घूमने आया था। तब इन लोगों को मैंने कुछ गुंडों से बचाया था। तब रक्षित ने कहा था कि अगर मुझे कभी जरूरत हुई तो मैं उसे याद कर सकता हूँ, अतुल ने कहा। इस बार जब सेकंड फ्लेम ग्रुप मेरे पीछे पड़ा था, तब मैंने सोचा कि इसे फोन करूं। मुझे लगा था कि 10 साल पुरानी बात इसे याद नहीं होगी, पर मैं गलत साबित हुआ।
यह अपना सारा काम छोड़कर तुरंत गैंगटॉक आया और मुझे मनाली में लाया। इसकी वजह से ही मेरा इलाज इतने बड़े डॉक्टर कर रहे थे। मैंने रक्षित जैसा रॉयल इंसान कभी नहीं देखा, अतुल ने कहा। सेकंड फ्लेम ग्रुप कहाँ है? उनसे कैसे डील करना है, आपने सोचा है? आहान ने पूछा। पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, वो बहुत शातिर हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। जब तक उन्हें मेरे बारे में पक्की इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती तब तक वो मनाली नहीं आएंगे। उनसे डील करने के लिए उनके जैसा ही सोचना पड़ेगा, अतुल ने कहा। अगर वो मनाली नहीं आए तो मैं गैंगटॉक जाऊंगा, आहान ने कहा। अतुल हंसने लगा। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि तुम यह बात कब कहोगे। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। अगर तुमने सीक्रेट फ्लेम ग्रुप के लीडर आदिल और बशीर को हरा दिया तो मैं तुम्हें आधा गैंगटॉक दे दूंगा, अतुल ने कहा। आदिल और बशीर दो अलग अलग ग्रुप चलाते थे, पर जब उन्होंने देखा कि अतुल मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनने के बस एक कदम दूर है, तब उन्होंने हाथ मिला लिया था और साथ काम करने लगे। एक का दिमाग बहुत तेज था तो दूसरे के हाथ बहुत तेज थे। दोनों की मौत के बाद अतुल ही गैंगटॉक का लीडर होता, क्योंकि उससे पावरफुल वहां और कोई नहीं है। आप पूरा गैंगटॉक भी देंगे तो मुझे नहीं चाहिए, आहान ने कहा। मजाक कर रहा हूँ, अतुल ने कहा। अतुल नहीं जानता था कि आहान का फ्यूचर कैसा होने वाला है, पर वो इतना जानता था कि वो एक जगह कैद होकर नहीं रहने वाला था। आप अब जल्दी से अपना स्टेज 2 क्लियर कीजिए, फिर मैं गैंगटॉक आऊंगा और सीक्रेट फ्लेम का चैप्टर क्लोज करूंगा, आहान ने कहा। हाँ, तब तक उन दोनों से डील करने का कोई न कोई रास्ता मैं ढूंढ लूंगा, अतुल ने कहा। रात बहुत हो गई है, अब हमें आराम करना चाहिए, आहान ने कहा और अतुल के रूम से अपने रूम में चला गया। आहान बेड पर लेटे हुए सनाया के बारे में सोच रहा था। सनाया इस वक्त मनाली में थी और बहुत जल्द कल्पना की कंपनी में CEO बनने वाली थी। शायद अब सनाया ज्यादा सेफ रहेगी, आहान ने सोचा। सनाया के बारे में सोचते हुए आहान को नींद आ गई। जब वो सुबह उठा तब वो बहुत फ्रेश फील कर रहा था। तभी उसे याद आया कि उसे कीर्ति के साथ फाल्कन इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाना है। आहान तैयार होकर विनोद के घर पहुंचा। इस वक्त घर पर कीर्ति के अलावा कोई और नहीं था। कीर्ति ने एक बहुत खूबसूरत काले रंग का ड्रेस पहना हुआ था। आहान ने उसे एक बार देखा, फिर अपनी नजर हटा ली। कीर्ति को लगा कि वो आहान उसे घूर रहा है, इसलिए उसने मन में कहा, डिस्गस्टिंग ह्यूमन। आहान को अपने मन में कोसने के बाद वो आहान के पास आई। तुम इंटरव्यू में यह कपड़े पहनकर आने वाले हो? कीर्ति ने पूछा। आहान ने एक कैजुअल टी-शर्ट पहनी हुई थी जो उसे सनाया ने गिफ्ट की थी। हाँ, क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? आहान ने पूछा। तुम्हारे हिसाब से हम कहाँ जा रहे हैं? कीर्ति ने पूछा। फाल्कन इंडस्ट्रीज, आहान ने कहा। एक्चुअली और कहाँ तुम्हारा इंटरव्यू है? हम कोई पिकनिक पर नहीं जा रहे हैं जो तुम इतने कैजुअल कपड़े पहनकर चलो। तुमने फॉर्मल सूट क्यों नहीं पहना? कीर्ति ने पूछा। मेरे पास फॉर्मल सूट नहीं है, आहान ने कहा। जब से आहान गिल परिवार में रह रहा था वो एक मामूली एम्प्लॉय बनकर रह रहा था, इसलिए उसे कभी फॉर्मल सूट की जरूरत नहीं पड़ी थी। वैसे भी आहान को फॉर्मल सूट कम पसंद थे। तुम इतना रिलैक्स कैसे हो सकते हो? हम फाल्कन इंडस्ट्री जा रहे हैं, वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है बल्कि बड़ी कंपनी है। तुम वहाँ ऐसे नहीं जा सकते, कीर्ति ने रूखी आवाज में कहा। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, आहान ने कहा। आहान समझ गया था कि कीर्ति को हमेशा राजकुमारी की तरह रखा गया था। कीर्ति चाहती थी उसके आसपास सब कुछ उसके हिसाब से हो, पर आहान ऐसा नहीं था। वो ऐसी लड़की पर वेस्ट करने वाला नहीं था। तुम बहुत इरिटेटिंग हो,
पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो तुम, कीर्ति ने गुस्से से कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे लड़के को अश्विन फाल्कन इंडस्ट्री में जॉब क्यों दिलवा रहा था। अगर आहान ऐसे कपड़ों में इंटरव्यू के लिए गया तो उसके परिवार की और अश्विन के लिए एम्ब्रासिंग होगी। क्या हुआ कीर्ति, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तभी वहां अश्विन आया। उसने बहुत ही स्टाइलिश सूट पहना हुआ था। अश्विन, यह लड़का मुझे परेशान कर रहा है, कीर्ति ने कहा। ये लड़के, क्या किया तुमने कीर्ति के साथ? अश्विन ने पूछा। कुछ नहीं, आहान ने कहा। तो फिर क्या कीर्ति झूठ बोल रही है? जरूर तुमने कुछ किया है, अश्विन ने गुस्से में कहा। अश्विन को लग रहा था कि आहान का अभी डिवोर्स हुआ है और कीर्ति इतनी सुंदर है, इसलिए वो उसे चेस करने की कोशिश कर रहा है। कीर्ति को लगने लगा कि उससे गलती हो गई है, इसलिए उसने तुरंत अश्विन को रोका। वो नहीं चाहती थी कि अश्विन उसके बारे में कुछ भी गलत सोचे। अश्विन, मेरा मतलब वो नहीं था। इससे बात करते ही मैं इरिटेट हो जाती हूँ। ऊपर से इसने मुझे उल्टा जवाब दिया, कीर्ति ने बात को संभालते हुए कहा। उल्टा जवाब? अश्विन ने पूछा। हाँ, इसके कपड़े देखो, यह पहनकर इंटरव्यू के लिए कौन जाता है? जब मैंने सूट पहनना चाहिए कहा तब उसने मना कर दिया, कीर्ति ने कहा। अगर यह ऐसे कपड़ों में चला तो तुम्हारे कलीग्स क्या सोचेंगे? कीर्ति ने कहा। डोंट वरी डार्लिंग, तुम्हारी बात सही है, पर मेरी पोजीशन कंपनी में बहुत अच्छी है, कोई कुछ नहीं सोचेगा। अश्विन ने कीर्ति को अपने साथ लेते हुए कहा। ओके, कीर्ति ने कहा और ब्लश करने लगी। आहान, वैसे तो यह इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटीज है, पर फिर भी अपना 100% देना, वरना तुम कंपनी में ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, अश्विन ने आहान से कहा। उसकी नजर में आहान एक होपलेस इंसान था जो सिर्फ दूसरों के सहारे ही कुछ कर सकता था। अगर अश्विन ने विनोद से वादा नहीं किया होता तो वो वहां से कब का चला गया होता। इंटरव्यू में आहान के साथ क्या होगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।